नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्रम कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कमिश्नर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम श्री कुसुमहर चक्रवर्ती जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है श्रम कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम है उस पर, और औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है, हम खास तौर से इन पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, और यदि किसी कर्मचारी को किसी तरह की कोई समस्या होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है, चोट लगती है, तो उसे क्या सहायता दिलाई जा सकती है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है आप सीधे हमसे सवाल करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो श्रम कानून है उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। श्रम कानून का दायरा विस्तृत है जी। विस्तृत दायरा में हमारे प्रमुख जो मामले आते हैं उसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मामला है, जो सन 1923 में यह अधिनियम बनाए गए थे और समय समय पर इस पर संशोधन किए जाते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब यह कानून बनाए गए, जो कर्मचारी है कार्य के दौरान यदि उसके साथ कोई घटना होती है जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो, या उसे कोई ऐसी क्षति हो कि उसकी जीविका उपार्जन करने की क्षमता कम हो जाए, तो इसमें क्षतिपूर्ति देने के प्रावधान है। इसके अतिरिक्त हमारे पास औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान है। यह 1947 में अधिनियमित किया गया था। इस उक्त अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को जो उद्योग में कार्यरत है, और उद्योग की परिभाषा इसमें पर उसको अवैधानिक तरीके से सेवा से समाप्ति की गई है, तो उसके उपचार बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास वेतन भुगतान अधिनियम, यह भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। किसी व्यक्ति का अनाधिकृत रूप से अगर वेतन रोक दिया गया है, या वेतन का जो नियम है उस नियम से उसे कम वेतन भुगतान किया गया है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। इस अधिनियम भी लाभप्रद योजनाओं के साथ है। यह 1948 को यह अधिनियम बनाए गए थे। जी सर, आपने बताया कि इसमें बहुत सारे श्रम कानून के अंतर्गत बहुत सारे अधिनियम हैं जिनके तहत सहायता दिलाई जाती है। जैसा कि आपने बताया कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाता है या नहीं दिया जाता, या किसी प्रकार से उसको वेतन देने में आनाकानी की जाती है, तो किसी के साथ यदि ऐसा होता है तो उसके लिए कानून में क्या प्रावधान है। वेतन भुगतान अधिनियम में यदि किसी कर्मचारी का वेतन 24,000 से कम, जो वर्तमान मासिक वेतन 24,000 से कम है, उन व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं। अर्थात अधिनियम बनाने वाले का यह उद्देश्य रहा है जो कि समाज के श्रमिक तत्व के हैं, या फिर जिनके वेतन कम है, उनके वेतन को संरक्षित करें। मतलब विधि का जो प्रयोजन है, सालस पॉपुलाई एस्ट सुप्रीमा लेक्स, अर्थात लोकहित ही सर्वोपरि विधि का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को आगे रखते हुए जो समाज के कमजोर वर्ग है उनको समान अधिकार देने के उद्देश्य से यदि उनका वेतन प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जाता है, तो वह श्रम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, और उसमें जो राशि बकाया है उसके अतिरिक्त उसके 10 गुना पेनाल्टी तक अधिरोपित किया जा सकता है। अर्थात यदि हमारा वेतन 20,000 है और हमें केवल 10,000 भुगतान की गई, तो बकाया 10,000 तो दिलवाया जा सकता है। उपयुक्त मामले में 1 लाख रुपया तक उस पर पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है। सर, आपने बताया कि यदि कोई शिकायत करता है तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। क्या ये सभी श्रमिकों के लिए है, चाहे वो डेली वेजेस पे हो या फिर वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, ये किसके लिए कैटेगरी है। वेतन भुगतान अधिनियम में आपको केवल यह प्रमाणित करना है कि आप उस दिनांक को या उस अवधि में नियोजन में थे और वेतन की उच्चतम सीमा 24,000 है। अगर आपका वेतन उससे अधिक है तो वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत यह मामला नहीं आएगा। अर्थात जो आर्थिक रूप से कमजोर है या जिनका वेतन कम है उन्हीं को इस अधिनियम में संरक्षित किया गया है। इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो 800 रुपया दैनिक वेतन से अधिक व्यक्ति अगर वो दैनंदिन वेतन पर भी होगा तब भी उसको इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ दिए जा सकेंगे, बशर्ते वो
अपनी उपस्थिति प्रमाणित करने में सफल रहे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने जो हमारे यहाँ श्रमिक और कर्मचारी वर्ग है उनके लिए। सर, कौन कौन से कर्मचारी हैं जो राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं? ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको इस तरह से देखें कि सर्वप्रथम तो इस पे भी आय की सीमा बनी हुई है। इसमें संशोधन के माध्यम से 21,000 रुपया वर्तमान में तय की गई है। और ये जो राज्य बीमा अधिनियम है यह इसलिए उपयोगी है जैसे कि अगर कोई प्रबंधन है किसी संस्था को चला रहे हैं जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, ऐसे संस्था में उस संस्था के हित में भी है कि आप उनके बीमा कराएं। अगर आप उनका बीमा नहीं कराते हैं तो फिर उनके लिए प्रावधान आते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 का, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के आयु के अनुसार यह तय किया जाता है कि उनकी प्रतिकर क्या होगा और जो प्रतिकर उनके अनुपातिक होता है जिस हिसाब से उसका क्षति हुआ हो उसके अनुक्रम में। जी सर, आपने बताया कि बीमा कराने का दायित्व संस्थान पर होता है, तो यदि वो संस्थान बीमा नहीं कराता है कर्मचारियों का तो फिर दायित्व किस पे आता है यदि कोई दुर्घटना होती है तो? हाँ, ये भी बहुत उत्तम सवाल है, क्योंकि अगर बीमा नहीं कराते हैं तो उस श्रमिक का अधिकार कहीं भी वंचित नहीं होगा यदि उसके नियोक्ता है वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए। तो श्रमिक का अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इस अधिनियम से पहले अर्थात कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को बनाने से पहले ही हमारे कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाए गए हैं। और इसके अंतर्गत आयु को दृष्टिगत रखते हुए उस अधिनियम में गुणांक का एक अनुसूची दी गई है। उस अनुसूची के अनुसार उनको क्षतिपूर्ति की भुगतान का प्रावधान दिया गया है। और यह क्षतिपूर्ति आयु के हिसाब से 20 लाख रुपया तक सामान्य तक क्षतिपूर्ति निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम कहें तो इसके लिए जो नौकरी देने वाला है अर्थात नियोक्ता है ये सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे अगर वो बीमा नहीं कराते हैं। और उसकी राशि अगर वो राशि का आदेश कमिश्नर न्यायालय से होती है और यदि वह राशि अदा नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति से उस राशि को ऐसा वसूल किया जाएगा जैसे कि भू राजस्व की बकाया हम वसूल करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सर। इस बीच एक कॉलर लाइन पे होशंगाबाद से हम उनका सवाल लेते हैं। हेमराज जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं सवाल। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे सर काम करते हुए कभी किसी प्रकार की दिव्यांगता आ जाती है तो उस स्थिति में क्या प्रावधान है सर? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि यदि काम करने के दौरान कोई घटना घटित होती है और उसमें दिव्यांगता आ जाता है तो इसमें भी 2 अधिनियम आकर्षित होते हैं। यदि आपके नियोक्ता ने आपके बीमा कराए हैं तो एक बीमा का कार्ड बना होगा और यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत है और उनके डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और मेडिकल हेल्पलाइन है, उसमें आप सीधे कार्यवाही करा सकते हैं जो ESI एक्ट के अंतर्गत है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत है। अब जब दिव्यांगता है वो अगर परमानेंट स्वरूप का है या फिर वो अगर परमानेंट स्वरूप का है और आपके नियोक्ता ने बीमा नहीं कराया है, ऐसी स्थिति में आपका फिर कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान आकर्षित होते हैं। और कई मामलों में यदि दिव्यांगता ऐसा हो गया है जो कि 100% डिसेबिलिटी में आता है तो उसमें जो डेथ का मल्टीप्लायर फैक्टर है उससे भी अधिक राशि की क्षतिपूर्ति कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है। हेमराज जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि बीमा होता है एम्प्लॉय का, संस्थान कराते हैं तो वहाँ का एक कार्ड होता है और उसके माध्यम से आप हॉस्पिटल में सहायता ले सकते हैं दिव्यांगता के लिए या चोट के लिए। और बाकी क्षतिपूर्ति के लिए यदि बीमा है तो आप श्रम न्यायालय में भी आ सकते हैं और वहाँ जो भी गुणांक होगा उसके हिसाब से और स्थिति के हिसाब से कंपनसेशन मिलेगा। अगर बीमा होगा तो फिर वो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत उनकी हर माह वेतन के एवज में दी जाने वाली राशि तय कर दी जाती है। और यदि बीमा नहीं होगा तो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा राशि निर्धारित की जाती है। और दोनों ही स्थिति में यदि आपकी बीमा कराया है कंपनी ने तो फिर उस कंपनी
को उस आर्थिक नुकसान से वह बच जाएगा। और यदि वो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में आ रहे हैं, मतलब उन्होंने कर्मचारी का बीमा नहीं कराया है, तो फिर उसको जो आपके नियोक्ता है उनको राशि संदाय करने के लिए दायित्वाधीन है, और वह राशि अनुपातिक होगा आपके दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार। सर, इसी से एक सवाल निकल के आता है, जैसा कि आपने बताया कि कार्य के दौरान, यदि कार्य के दौरान संस्थान में कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, किसी की मृत्यु होती है या उस दिव्यांगता आती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो आपने बताया कि मल्टीप्लायर लग जाएगा। पर अगर मान लो उसको कहीं और बाहर दुर्घटना होती है, संस्थान में नहीं होती है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी कोई कंपनसेशन उसे मिल सकता है? इसको दो पहलू में इसको बांटे, क्योंकि यदि बाहर अगर वो जैसे एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, संस्था परिसर में वो कार्य के दौरान संस्था परिसर से बाहर चला गया, लेकिन उसका गाड़ी चलाना उसका एक कर्तव्य था, तब तो यह माना जाएगा कि यह वो कर्तव्य के दौरान है। इसमें एक नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी प्रतिपादित की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो श्रम विधि में ये नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी, अगर जो कार्य कर रहे हैं उससे इसका स्वाभाविक उसका लिंक है, और उस दौरान जैसे कि आप कार्य करने के दौरान आप लौट रहे हैं, उसी अनुक्रम में आपकी कोई दुर्घटना घटित होती है, तो यह मामला क्षतिपूर्ति के लायक होगा। अन्यथा जैसे अगर स्वाभाविक आपकी मृत्यु है, तो ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है, तो बीमा अगर किया गया है संस्था के द्वारा कर्मचारी, और इसमें महत्वपूर्ण बात एक यह भी आता है कि इसका जो अंशदान है वो भी बहुत कम है। इसमें बहुत ज्यादा राशि का आपको अंशदान नहीं करना है, और इसमें जो आपका वेतन है, अगर आपका निर्धारित वेतन दैनंदिन 176 रुपया से कम है, तो कर्मचारी को कोई राशि संदाय करने की आवश्यकता नहीं है, नियोक्ता को बीमा की प्रीमियम जमा करानी है। अन्य स्थिति में भी आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, बीमा का जो योगदान है, वो मात्र 0.75%। जी सर, एक खरगोन से कॉलर लाइन पे हैं, उनका सवाल लेते हैं। रामलाल जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ रामलाल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सुन पा रहा हूँ। हाँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो ये कर्मचारी के बारे में जानकारी, असंगठित मजदूर के बारे में, असंगठित मजदूर में जी तो कंपनी में काम कर रहा है, करते करते आपने अपने घर में वतन लौट आया हूँ मैं जी, तो इसके बारे में कोई गाँव से जानकारी पंचायत वर्ग में प्राप्त सकता है? जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं, पर जहाँ तक समझ में आया है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कार्य के दौरान यदि कोई विकलांगता आती है तो फिर क्या प्रावधान है, और क्या कोई सरपंच का सर्टिफिकेट या किसी उसकी ज़रूरत होती है क्या? कार्य के दौरान, जैसा कि अभी हमने बताया था कि कार्य के दौरान कोई भी विकलांगता आती है, तो फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम यदि बीमित हो, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। और न केवल क्षतिपूर्ति का प्रावधान है, जैसे कि अगर कोई दुर्घटना के परिणाम स्वरूप शरीर के किसी अंग को काट दिया जाता है, तो उसके स्थान पर उसके आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए जाने, यहाँ तक की क्षतिपूर्ति उस मेडिकल प्रोसेस में जो भी व्यय होगा वह बीमा के माध्यम से भारत शासन के जो उपक्रम है और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उसके तहत उसको दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त उसको क्षतिपूर्ति भी प्रदान किया जाएगा। तो यदि दिव्यांगता आता है या फिर कोई विकलांगता आता है, तो यह क्षतिपूर्ति उसको संदाय करने के प्रावधान दिए गए हैं। अब जहां तक आता है कि सरपंच का प्रमाण पत्र, यह प्रकरण विशेष के तथ्य है। उस प्रकरण विशेष में यहाँ श्रम विधि में एक और अच्छी बात यह है कि हर समय हमें कठोरता से जो सिविल प्रक्रिया संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वह कठोरता से लागू नहीं होता है। तो यह सरल न्याय है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप इसमें फैसले किए जाते हैं, जिससे कि जो आखिरी व्यक्ति है वह हमारे न्यायिक परिपाटी को समझ पाए और दोनों पक्षों को अपना बात रखने का अवसर मिले। इसमें अवसर के दौरान सरपंच का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, तथापि चिकित्सकीय प्रमाण इस संबंध में शायद सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य होगा जो न्यायालय शायद अपेक्षित करे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस बीच एक और कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं।
विक्की मेहरा जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। मैम ये नमस्ते आपको। नमस्कार पहले तो मैम नमस्कार। मैम ये है तुम 17 साल से ड्यूटी कर रहे हैं, 2007 से 1 नवंबर को ड्यूटी पे चढ़ा था जब सैलरी 1500 रुपये थी जी नगर निगम में सफाई कर्मचारी के काम से। जी हाँ, तो मैम 17 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, जी तो सैलरी अब मेरी इस समय 10,000 रुपये सैलरी है, 1800 रुपये पीएफ में करते हैं। जी तो मैं सर अब इस समय ना महंगाई का दौर है और सैलरी में बहुत कम है, तो इतना चल नहीं पा रहा गुजारा, कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा। कोई बीच में कोई और ठेकेदार तो नहीं खा रहा सैलरी को। सर, इनका थोड़ा सा हटकर सवाल है। इनका ये पूछना है कि ये 1500 से इन्होंने शुरुआत की थी, अभी वर्तमान में 10,000 रुपये इनकी सैलरी है और 1800 रुपये इनके पीएफ में कटते हैं। तो वेतन को लेकर महंगाई के हिसाब से कोई प्रावधान है क्या श्रम कानून में? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। यूँ तो महंगाई के हिसाब से कलेक्टर द्वारा एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है जो कलेक्टर दर कहे जाते हैं। तो यदि आपको भुगतान कलेक्टर दर से कम किए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत मामला प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ एक बात और मैं बता दूँ, हर जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। कई बार यदि हम आर्थिक तंगी के कारण हम ये सोचते हैं कि हम न्यायालय में कैसे आ पाएंगे, न्यायालय में खर्चे होंगे, तो यदि आपकी आय वार्षिक आय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपकी केवल मासिक आय 10,000 रुपया है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसका हर जिले के न्यायालय में उसका कार्यालय होता है, वहाँ पर आप सीधे आवेदन कर सकते हैं और आपको निशुल्क न्याय एवं निशुल्क अधिवक्ता, और न केवल निशुल्क अधिवक्ता अपितु जो दस्तावेज लगते हैं उसमें भी आपको कोई शुल्क संदाय नहीं करना होता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत आप कार्रवाई कर सकते हैं यदि वो कलेक्टर दर से कम भुगतान की जा रही है। विक्की जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि आपकी जो कलेक्टर रेट फिक्स है उसके हिसाब से कम वेतन है, तो आप जो भी आपके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहाँ जाके अपनी समस्या बताएं और वहाँ वो आपको वकील नियुक्त करा देंगे और सारा खर्चा वहीं से दिया जाएगा। तो आपके वेतन के लिए वहाँ हो सकता है कोई मदद आपको मिल जाए। सर, इस कानून के अंतर्गत क्या महिलाओं के लिए कोई अलग से प्रावधान किए गए हैं श्रम कानून में कि यदि कोई महिला कर्मचारी है तो उसे क्या स्पेशल सुविधाएं दी गई हैं? हाँ, श्रम कानून के अंतर्गत सर्वप्रथम हम यह बात कर ले कि जब महिला का मातृत्व की आवश्यकता होता है तो मातृत्व के दौरान सारे जो खर्च आते हैं उस दौरान सर्वप्रथम तो नियम यह है कि उस दौरान यदि आपका संस्था ने बीमा करा रखा है तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के दौरान मातृत्व के अवकाश के दौरान यदि आपके भुगतान नहीं हो रहे हैं तो संस्था के द्वारा उस समय का वेतन आपको दिया जाता है। उसके मेडिकल के जो आपके खर्चे हैं उसको दिया जाता है। ईश्वर ना करे कभी मिसकैरेज की स्थिति हो, उस दौरान भी आपको न केवल क्षतिपूर्ति दी जाती है अपितु उस संबंध में भी आपको जो चिकित्सकीय परामर्श एवं चिकित्सकीय जो सुझाव है उसमें भी वो आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभप्रद है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने सर। सर, अक्सर ये सुनने में आता है कि कई बार कर्मचारियों की शिकायत होती है कि 2 साल बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया, टाइम पे वेतन नहीं देना पड़े और कोई भी बहाना करके किसी को किसी औद्योगिक क्षेत्र से निकाल दिया जाता है किसी संस्थान द्वारा। तो ऐसी स्थिति में उसके पास इस कानून में क्या प्रावधान है? औद्योगिक विवाद अधिनियम में सर्वप्रथम तो जो उद्योग की परिभाषा दी गई है वो विस्तृत है। उसे अगर हम केवल उद्योग कहें तो लोग शायद इसको फैक्ट्री से कंफ्यूज करें, लेकिन उद्योग का दायरा बृहद और विस्तृत है। तो इसमें बहुत सारे संस्थागत कार्य इसमें शामिल है। अब मनमानापन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भी इसको प्रतिषेधित किया गया है। और श्रम विधि में विशेषकर हम बात करें तो औद्योगिक विवाद अधिनियम में अवैधानिक छटनी नहीं की जा सकती है। इसके लिए अध्याय 5 क में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को कंपनी से हटाना है और वह अनुशासनहीनता का दोषी नहीं है तब उसे छटनी प्रतिकर दिया जाना आवश्यक है और सक्षम सरकार को इस संबंध में सूचना भेजा जाना आवश्यक है कि इसको हमको सेवा समाप्त इन कारणों से करना है।
ताकि उद्योग शासन के साथ इसमें तालमेल रहे कि किसी की हम हायर एंड फायर पॉलिसी अब हम जब है मन कर गया हम हटा दे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब संरक्षण प्राप्त करने के लिए दो चीज है, एक तो उस व्यक्ति को 240 दिन का पिछले वर्ष कार्य करना है, निरंतर सेवा चाहिए। दूसरा, उसकी यह अपवाद में नहीं आना चाहिए कि वह केवल एक नियत अवधि के लिए ही, जैसे अगर उसको मात्र 90 दिन की ही नियुक्ति दी गई है और 90 दिन समाप्त हो जाता है तो उस दशा में उसको छटनी प्रतिकर की पात्रता नहीं है। लेकिन जैसा कि आपका प्रश्न था मैडम कि 2 वर्ष कोई व्यक्ति कार्य किया है, उसको मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, उसको छटनी प्रतिकर दिए जाने के प्रावधान है, उसको पालन करना पड़ेगा। यदि कंपनी ऐसा नहीं करता है, उद्योग ऐसा नहीं करता है, तो न्यायालय पुनः सेवा बहाल कर सकता है और सारे हित लाभ के संबंध में भी उसके बेरोजगारी सिद्ध होने के दशा में आदेश कर सकता है। अर्थात उस नियोजक के लिए यह घाटे का सौदा होगा कि बिना प्रक्रिया का पालन किए उसको नौकरी से निकाल दे, तब उन्हें सेवा काल जो उन्होंने नहीं दिया है उस अवधि के वेतन के लिए भी आदेशित किया जा सकता है। जी, बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं सर। चूँकि आपने बताया कि इस तरह के प्रावधान किए गए हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम में, तो खास तौर से ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो किसी कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम में, और किस तरह से उनको प्रोटेक्ट किया गया है? औद्योगिक विवाद अधिनियम में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अगर कॉन्सिलिएटरी अथॉरिटी के समक्ष कोई मामला आपके मीडिएशन के स्तर पर, कॉन्सिलिएशन के स्तर पर भी है, तब भी उसको अगर सेवा शर्तों में बदलाव कर दिया गया है तो वह सीधा कार्यवाही कर सकता है। जी सर, इस कानून के बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है? जो श्रम कानून है, क्या आपको लगता है कि लोग इसका लाभ ले पाते हैं? श्रम कानून के बारे में जो जागरूकता है उसमें और ज़्यादा जागरूकता में वृद्धि आवश्यक है। सभी लोग इसके लाभ नहीं ले पाते हैं और विधि उसी का अधिकारों को संरक्षित कर सकता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। इसीलिए हमारे आज के कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि देश के आखिरी बैठे व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। जी सर, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? समय का अभाव है। संक्षेप में आप सभी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो आप उसके क्षतिपूर्ति के लिए आप दावा कर सकते हैं। आपको अगर ज्ञान नहीं हो इसके बारे में तो आप प्राधिकरण जिला विधिक सेवा के माध्यम से भी श्रम न्यायालय में अपना प्रकरण रखवा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी इस कानून के बारे में दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने सुना और हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि कर्मचारियों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए भी उनके हितों को संरक्षित करने के लिए ज़रूरत है आपको जागरूक होने की और उसका लाभ लेने की। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में संभव है कैंसर का इलाज। बिना कीमो, बिना रेडिएशन अब दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा राहत। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक अनेक कैंसर मरीज यहां आकर ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। कैंसर रोग के इलाज हेतु आज ही विजिट करें देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर।